नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, राहुल गांधी ने आज पंजाब में एक नई लकीर फिर खींच दी। इसके पहले भी जब वो पंजाब में गए थे तभी भी नई लकीर खींची थी, और ये नई लकीर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल ही में मोदी जी का दौरा भी हुआ। पंजाब आज जिस तरीके से बाढ़ के जो है त्रासदी से जूझ रहा है, जिस तरीके की भयानक बाढ़ वहां पर आई हुई है, उससे मुझे लगता है देश का हर व्यक्ति जो है उसको जानता है, उसके पास तक ये खबर है। लेकिन एकदम से जो है प्रधानमंत्री जी को याद आया कि पंजाब में भी बाढ़ आई हुई है, हिमाचल में बाढ़ आई है, उत्तराखंड में बाढ़ आई हुई है, और हमने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। तो फिर वो एक दिन निकलते हैं, हवाई सर्वे करते हैं, फिर वहां पर कुछ ऑप्टिक्स बिल्ड किए जाते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हुए दिखाया जाता है, फिर कुछ पैकेज का ऐलान होता है और उसके बाद वो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। प्रधानमंत्री ना तो किसी वहां पर ना तो कहीं बाढ़ ग्रसित एरिया में जाते हैं, ना बाढ़ का जो जायजा जमीन पर लेना चाहिए वो जमीन पर लेते हैं। हवाई सर्वे और फिर एक पैकेज का ऐलान। क्या ये सब कुछ पर्याप्त है बाढ़ग्रस्त पंजाब के लिहाज से? दूसरा, मैंने जिस नई लकीर का जिक्र किया, राहुल गांधी भी वहां पहुंचे। राहुल गांधी, जैसा पहले भी हम लोग केरल से तस्वीरें देख चुके थे कि भयानक बाढ़ में किस तरीके से जान जोखिम में डालकर और वो वहां बाढ़ के बीच में पहुंचे थे, वैसा ही नजारा आज फिर देखने को मिला। राहुल गांधी एक के बाद एक लगातार ऐसे ऐसे चैलेंजेस देते जा रहे हैं। वो बाढ़ ग्रसित लोगों से जाकर के मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी जरूरतों को समझते हैं। क्या ये नई लकीर मोदी जी के लिए एक बार फिर एक नई चैलेंज लेकर के आ गई है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, राहुल गांधी देर से जरूर गए क्योंकि पहले वो बाहर थे, उससे पहले बिहार की यात्रा पर थे और सारी चीजें थी। बेसिकली दोनों में एक अंतर देखना पड़ेगा आपको। प्रधानमंत्री जी गए और जैसा आपने कहा एक हवाई सर्वेक्षण किया हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद सीधा बंद कमरे के अंदर एक 20-25 किसानों के साथ एक फोटो शूट किया। उसके बाद वो म्यूट वीडियो जारी कराया अपनी प्रिय एजेंसी से। मतलब किसानों के साथ संवाद का वीडियो भी जो एजेंसी ने जारी किया उसमें भी आवाज नहीं थी, न किसानों की, न पीड़ितों की, न प्रधानमंत्री। पंजाब का भी वीडियो देखा आपने, हिमाचल का भी देखा। और उसके बाद उसकी एडिटिंग वेडिटिंग सब अच्छे से उसको श्रृंगार के अगले दिन उसको उसी एजेंसी से जारी करवाया गया और प्रधानमंत्री के हैंडल पर भी आया। एक वो चीज है जिसको आप इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं, उसको एक खास तरीके के अंदाज में। दूसरा, आज आपने देखा सुबह वो 9 बजे पहुंच गए थे अमृतसर, और उसके बाद लगातार नॉन स्टॉप वो गुरदासपुर और सारा जितना भी वो पूरी बेल्ट से बाढ़ वाली, हर एक उसमें टूटे हुए घर, नदियों का एरिया पूरा, फसलें डूबी हुई, हर व्यक्ति से बातचीत, छोटे छोटे बच्चों से बातचीत, बंद कमरे में गुरुद्वारे में जाना, यानी कि हर वर्ग से संवाद। ये एक बेसिक डिफरेंस है। और कहीं वो होता है ना जो नो होल्ड्स बार। एक तो प्रधानमंत्री का तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, चौपर में जाएंगे, ये होगा, बंद कमरे में ये लोग होंगे, ये फोटो शूट होगा, इतने एंगल पे कैमरे होंगे, या कुछ भी नहीं। आप सुबह से देख रहे हैं किस तरीके से वो लगातार फ्री होल्ड अपने घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सारी चीजें समझ रहे हैं ग्रास रूट पे खड़े होकर के। और जहां जहां नुकसान हुआ है, चाहे वो फसलों का हो, चाहे मकानों का हो, चाहे मवेशियों का हो, जितने भी एरियाज के अंदर वो है, और वो हर जगह जाकर के लोगों का एक तरीके से दुख दर्द बांटना। देखिए राम प्रकाश जी, एक बेसिक अंतर देखना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश 5,000 करोड़ से ज्यादा जो इनिशियल नुकसान था उसका आकलन उन्होंने किया, इनिशियल। उसके बाद जो सड़कें हैं, बाकी चीजें हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो अलग है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी गए 2-2.5 घंटे और 500-1500 करोड़ का एक पैकेज करके आ गए। फिर वो घंटा 2 घंटा पंजाब में आए, वही सब चौपर से घूमे, कुछ किसानों से बात की क्लोज्ड एनवायरमेंट में, और 1600 करोड़ का वो करके चले गए। पंजाब ने क्या मांगा था? पंजाब ने मांगे थे 20,000 करोड़, मिला क्या? 1600 करोड़। हिमाचल का इनिशियल एस्टिमेट है 5,000 करोड़ का, पहाड़ी एरिया है, और छोट उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है क्योंकि उतना ज्यादा उनके पास कमाई का कोई और बहुत लंबा चौड़ा जरिया है नहीं। उसके बावजूद भी केवल 1,500 करोड़ रुपए में क्या हो जाएगा? और अब इस बार जो बाढ़ आई है वो अब तक की सबसे भीषणतम बाढ़ की श्रेणी में आती है, चाहे वो हिमाचल का मामला हो चाहे पंजाब का मामला। तो केवल 1,500 करोड़, और यहाँ तो इन्होंने 20,000 करोड़ एक मांगा था पंजाब में, और 60,000 करोड़ जो उनका जीएसटी का ड्यू है वो मांगा था। प्रधानमंत्री जी ने 1,600 करोड़ रुपए दिए और चलते बने म्यूट वीडियोस जारी कर। ये एक बेसिक डिफरेंस है कि आपके दुख दर्द में शामिल होकर के दर्द बांटना एक बड़ी चीज होती है। बाकी तो किसका कितना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, किसके पास कितने अधिकार है, कितनी क्षमताएं, देने का अधिकार तो प्रधानमंत्री जी के पास है, राहुल गांधी के पास तो है नहीं। तो राहुल गांधी क्या दे सकते हैं? राहुल गांधी तो सांत्वना ही दे सकते हैं। वहां जाकर के फर्स्ट हैंड एक असेसमेंट कर सकते हैं, और वापस आके मोदी जी को या जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री है उसको जाके चिट्ठी लिख सकते हैं कि साहब उनके लिए मदद कीजिए आप।
इस खाते में इतना दे दीजिए। देना ना देना तो प्रधानमंत्री जी के हाथ में है ना। उससे पहले आपने देखा था शिवराज चौहान भी गए थे फोटोशूट के लिए, ना कोई घोषणा करके आए ना कुछ। केंद्र के मंत्री कुछ भी कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने देखा कल मनोहर लाल खट्टर घूम रहे थे हरियाणा के अंदर, कोई ठोस एश्योरेंस किसी। हरियाणा के भी तमाम जिलों के अंदर अच्छी बाढ़ है इस बार, पूरे का पूरा जीटी रोड बेल्ट आप देख लीजिए, फतेहाबाद की साइड देख लीजिए, सिरसा देख लीजिए, बड़ा नुकसान हुआ है। और पंजाब में तो हालत यह है कि 23 जिले हैं और 23 के 23 जिलों के अंदर बाढ़ प्रभावित है। बेसिकली 2097 गांव पर पीड़ित है एक तरीके से बाढ़ में डायरेक्ट, और करीब 2 लाख हेक्टेयर जमीन सीधी सीधी उसमें डूबी हुई है पानी के अंदर, और 52 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक पंजाब के अंदर। तो स्थिति ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। तो वैसे में प्रधानमंत्री जी जमीन पर उतर करके लोगों से ऑन ग्राउंड भी बात कर सकते हैं, लेकिन उनका उस तरीके का ना तो अंदाज है और ना उस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं कभी भी। जब से आपने 2014 से देखा होगा, कभी भी प्रधानमंत्री जी को मासेस के बीच में खड़ा नहीं देखा होगा आपने। रैली करेंगे, वो जिसको कहते हैं आप एक तरफा संवाद करेंगे, मोनोलॉग करेंगे, अपनी इवेंट क्रिएट की, वीडियो चली, अगले स्टेशन पे चलेंगे। उनका ये सिस्टम है। राहुल गांधी सुबह से घूम रहे हैं वहां पर, अभी तक आपको कोई बाइक नहीं दिखाई दी जब मैं और आप आपसे बात कर रहे हैं। सुबह से केवल अपने काम में लगे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, दुख दर्द समझ रहे हैं, नुकसान का आकलन कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इसको बेसिकली एक तरीके से फर्स्ट हैंड नुकसान का जायजा, कभी ट्रैक्टर पे बैठ के, कभी खेतों में खड़े होकर के, वो हर एक चीज जो किसानों के साथ डायरेक्ट। अच्छा, आपको पता है पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का उतना फुट होल्ड नहीं है। तो ऐसे में ऑल द मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाढ़ के दौरान जो आम आदमी पार्टी की एक ही सरकार बची है, आपको पता है उसकी किस तरह की आपराधिक नाकामी रही चीजों को रोक पाने में। अब भी लोगों को जितनी राहत मिलनी चाहिए वो नहीं दे पाने में। और वैसे में राहुल गांधी का वहां जाना, घूमना, लोगों से इंटरेक्ट करना एक संदेश दे रहा है। और जो कांग्रेस जन जो अलग अलग बटे हुए हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं एकजुटता की बात आती है। तो ओवरऑल ग्रास रूट पे जाना तो एक अच्छी चीज ही मानी जाती है। कुल मिलाकर के जब वो वापस आते हैं, वो चिट्ठी क्या लिखेंगे, प्रधानमंत्री से क्या बात करेंगे, वो पक्ष अभी देखा जाना है। लेकिन ये अच्छी चीज है कम से कम कि एटलीस्ट उन्होंने वो गए हैं वहां पर। प्रधानमंत्री भी हवाई सर्वेक्षण करके आ गए, लेकिन ये ग्राउंड पे घूम रहे हैं, ये और ज्यादा अच्छी बात है भविष्य की राजनीति के लिए। लेकिन ग्राउंड में घूमना ठीक है कि ग्राउंड में आप घूम रहे हैं, एक तरफ जहां एजेंसीज इनकी सुरक्षा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, सरकार में बैठा जो दल है वो इनको निशाना बना रहा है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार जमीन पर ये काम कर रहे हैं। वो कभी ट्रक ड्राइवर्स के बीच पहुंच जाते हैं, कभी छात्रों के बीच पहुंच जाते हैं, कभी खिलाड़ियों के बीच पहुंच जाते हैं। अगर वो बिहार यात्रा पर निकलते हैं तो मखाना के खेत में पहुंच जाते हैं, जहां मखाना का बोर्ड बना करके मोदी जी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, वोट देने का दबाव बना रहे होते हैं, वहां वो मखाना के खेत में पहुंच जाते हैं पैंट ऊपर करके। तो ये सारी चीजें करके आखिर राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं? क्यों वो 75 साल की उम्र में मोदी जी के लिए बार बार एक नई मुसीबत खड़ी करने का काम कर रहे हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए राहुल गांधी से? प्रकाश जी, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर अगर पिछले 1 महीने से आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया हो, तो एक अज्ञात भय इस समय साफ दिखाई दे रहा है। एक अज्ञात भय। और 24 घंटे जिस भी कार्यक्रम में जाते हैं, उनके चेहरे पर एक खास तरह का तनाव है। और उसको आप बहुत साधारण भाषा में अगर समझेंगे, वो तनाव है जो भारतीय जनता पार्टी और पूरी संघ की राजनीति के लिए खतरा है। और वो खतरा क्या है? वोट चोरी का इल्जाम। जब से आप राहुल गांधी ने महादेवपुरे वाला सारा मामला छेड़ा है, और खास तौर पर पिछले 2 दिन में ये चला है कि वो तो एक परमाणु बम था, अब हाइड्रोजन बम लेकर के आ रहे हैं। और मोस्ट लाइकली वो जिस तरीके के शक्य थे कि वाराणसी की वोट चोरी कथित तौर पर, उसको लेकर के। तो ये जो चीज है राम प्रकाश जी, ये चीज कहीं ना कहीं चिपकती जा रही है भारतीय जनता पार्टी का जो सो कॉल्ड जो विजय रथ चल रहा था ना 2014 से लगातार नॉन स्टॉप। मोदी की रैली में कोई आए कि ना आए, लोगों का कैसा ही भी रिस्पॉन्स हो, उसके बावजूद हर जगह भाजपा की जीत, भाजपा की सरकार है। ना लोगों में उमंग, ना लोगों में जो जुलूस, जोश किस तरीके का, ना विजय जुलूस, कुछ भी नहीं। गए शपथ दिला के अपनी नई सरकार स्थापित कर दी, तमाम राज्यों में आपने देखा है। उसके विपरीत चूंकि राहुल गांधी ने अब नब्ज पकड़ ली है कि खेल हो क्या रहा था। अच्छा, उसमें अकेले राहुल गांधी से कुछ नहीं होना था। जिस तरीके की चुप्पी भारतीय जनता पार्टी ने साधी, और जिस तरीके के चुनाव आयोग उसका जवाब देने की बजाय डिफेंसिव पर आ गया और नाहक ऑफेंसिव पे आ गया, आरोप लगाने वालों पर, ना कि अपनी गलती। चुनाव आयोग की गलती किसकी थी इसमें? वोटर सूची के अंदर अगर कोई गड़बड़ी है, उसकी जांच करने की जिम्मेदारी किसकी थी? चुनाव आयोग की थी। तो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं। तो चुनाव आयोग जाकर के भारतीय जनता पार्टी की मदद में खड़ा हो गया। राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले नोटिस, और अनुराग ठाकुर 35 कंस्टिट्यूएंसीज की बात कर रहे हैं, 6 पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं।
उनसे कोई सवाल नहीं। तो अपने चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी खुद ही फंसती चली गई और उनकी वोट चोरी भी एक्सपोज हुई। आपने कहा राहुल गांधी ग्रास रूट पे जाकर के मोदी जी की चिंता क्यों बढ़ा रहे हैं? एक चीज आपको राम प्रकाश जी मूल में जाना पड़ेगा, दर्शक साथियों भी इस बात को उनको भी सोचना चाहिए। 2014 में प्रधानमंत्री का पद पाने के बाद मोदी जी को आपने लोगों के साथ, आम आदमी के साथ कभी भी दो तरफा संवाद करते हुए देखा है? कभी भी? मणिपुर के अंदर इतना जबरदस्त कांड हो गया, पूरे देश के अंदर जिस तरह के मैसेज गया, पूरा इंटरनेशनली मैसेज गया, उसके बावजूद मोदी जी 865वें दिन जाके मणिपुर में जाके प्रधानमंत्री होते हुए और क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट ये, नॉर्थ ईस्ट वो, विकास किए, फला ये कर दिया, वो कर दिया। इतनी बड़ी त्रासदी, जहां 60 आदमी, छोटी सी बॉर्डर स्टेट के अंदर 60,000 आदमी लगातार अपने घरों से डिस्प्लेस थे, उस स्टेट के अंदर 865 दिन के बाद जाएगा। क्या इसको संवेदनशीलता कहेंगे आप? क्या इसको लीडरशिप क्वालिटी कहेंगे? या मोदी जी वांट्स टू रिमेन अलूफ? समस्या है। और राहुल गांधी जिस दिन ये मणिपुर वाला हुआ उसके बाद 3 बार गए और अपनी यात्रा की जो शुरुआत की, जो सेकंड चरण था बाग जोड़ो यात्रा का, वो वहीं से शुरू की। तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के मना करने के बावजूद, रिस्ट्रिक्शन के बाद, इतने आदमी होंगे, इतने नहीं होंगे, ये रूट रहेगा, नथिंग डूइंग, मैं तो जाऊंगा, अपनी सारी सुरक्षा को बताते हुए, हर चैलेंज को अपने सिर पर लेते हुए। क्यों? जबकि उनके पिताजी और उनकी दादी इन्हीं परिस्थितियों में शिकार हो चुकी है हादसों का, दोनों को अपनी जान बचाने के लिए। राहुल गांधी परवाह नहीं करते। मोदी जी के साथ तो एसपी जी है, मोदी जी को बजाने में क्या समस्या है? या वो कोई प्रयोग है? ये भी देखना पड़ेगा। मणिपुर के अंदर 865 दिन तक प्रधानमंत्री का ना देना, विपक्ष का नेता बार बार जा रहा है, संसद के अंदर बात उठा रहा है, और टू दैट एक्सटेंट आप देखिए इस देश के इतिहास में आपको दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा ऐसा कि हमारी एक स्टेट, सेंसिटिव स्टेट, बॉर्डर स्टेट जल रही थी, सारा विपक्ष प्रधानमंत्री से बोलने को कह रहा था, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा। वो जो महिला की जिस तरीके की पिक्चर्स आई, वो वीडियो आई, उसका, और वो एक्स सर्विसमैन की वाइफ थी जो कारगिल में लड़े थे, सेना प्रेम और वो सारा राष्ट्रवाद सारा जब निकला, तब संसद के बाहर खड़े होकर परिसर में वहां एक बात कही, और उसकी भी, मतलब क्या कहूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, जिस तरीके से विपक्ष शासित राज्यों के साथ तुलना है, मतलब वो प्रधानमंत्री को शोभा ही नहीं देता था। और उसके बाद हालत देखिए आप, संसद के अंदर मणिपुर की हालत पर चर्चा कराने के लिए, राम प्रकाश जी, केवल चर्चा होना तो ये चाहिए, सरकार सुओ मोटो स्टेटमेंट दे, सरकार विपक्षी दलों की राय ले, सलाह मशवरा करे, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? और हालत ये हुई कि मणिपुर की चर्चा करने के लिए विपक्ष को, समूचे को क्या करना पड़ा? अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। ये कभी आप सोच सकते हैं? कभी इतिहास में इसका कोई दूसरा उदाहरण मिलता है कि एक डिस्टर्ब स्टेट पर चर्चा कराने के लिए भारत की संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़े? और वही बात फिर ऑपरेशन सिंदूर की तरह, किसी सवाल का जवाब मिला हो तो बता दीजिए। जो हालात मणिपुर में किए गए, जिन परिस्थितियों में किए गए, और जो प्रोपेगेंडा अब 2 दिन से चल रहा है, ये किसी भी सभ्य समाज के नाम पर कलंक। कहीं कोई हादसा होता है, पहली बात तो मोदी जी ने जो नकारा और निकम्मी सरकार थी वहां पर एन बीरेन सिंह की, उसको इतने घटनाक्रम के बावजूद भी 2.25 साल तक बनाए रखा। फिर जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी तो अपनी ही पार्टी की सरकार को वो करना पड़ा, सस्पेंड करना पड़ा, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। और अब जो परसों की यात्रा भी अगर आप देखेंगे तो एक सूत्री एजेंडा समझ लीजिए, क्या आपको आज बता रहा हूं, और वो एजेंडा ये है कि किसी तरीके से राष्ट्रपति शासन को रिवोक किया जाए और वहां पर अपनी सरकार को दोबारा बहाल किया जाए। तो इन सारी आपदाओं के अंदर भी अगर आप राजनीतिक अवसर तलाशते हैं तो माफ कीजिएगा राम प्रकाश जी, फिर आप राजनीति की कोई नैतिकता और शुचिता नहीं बचेगी। केवल सरकार बढ़ा लेना, कुछ सीटें जीत लेना, तमाम एरियाज के ऊपर अपना वो कर लेना, अपने पूंजीपति मित्रों का लाभ कर देना, अगर ये राजनीति है तो ऐसी राजनीति से तो भगवान बचाए। और राहुल गांधी जो आज कर रहे हैं वो इसका ठीक विपरीत कर रहे हैं। आपने बिहार के अंदर देखा कैसे उनकी यात्रा को डिस्टर्ब करने के बाद आतंकवादी आ गए पाकिस्तान से, पूरे का पूरा विवरण जारी कर दिया। और आपने जब, मैंने उस दिन आपसे चर्चा की तो हमने क्या कहा था कि एक बार ये रूट चेंज हो लेने दीजिए, यात्रा का स्वरूप बदल लेने दीजिए, वो आतंकवादी कहीं नहीं मिलेंगे। तो आतंकवादी कहीं मिले तो बता दीजिए आप, खत्म ही हो गया नैरेटिव से। सूत्रों ने बताया था, सूत्रों ने गायब कर दिया। हाँ, राहुल गांधी का लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया गया सुरक्षा के नाम पर, वो सारी चीजें। तो ये एक क्या है कि जब आप सामने आकर के, मैं आपका मुकाबला ग्रास रूट पे नहीं कर सकता, तो फिर मैं इस तरह के हवाई फायर करके आपकी चीजों को, आपकी प्लानिंग को खराब करने की कोशिश करूँ। दिस इज चीप टैक्टिक्स। सरकारी मशीनरी आपके पास है, तंत्र आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, भाई वो कनेक्ट कर रहे हैं तो आप भी लोगों से कनेक्ट कर लीजिए ना, कहाँ समस्या है? लेकिन बीजेपी की समस्या क्या है? वन पार्टी वन लीडर,
और अब तो 17 तारीख से पहले जो हालात है, जिस तरीके से स्कूल विज्ञापन जारी कर रहे हैं टीचर्स को अंदर लाने का, स्टूडेंट्स को उसमें लाने का, पेरेंट्स को उनका प्रधानमंत्री के ई कार्ड बनाने का, तो वन नेशन और वन लीडर बनाने की जो नॉर्थ कोरियन वो है, वो कहीं ना कहीं यहाँ लागू होती दिखाई दे रही है। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी आज उस दोहरे मुकाम पर खड़ी हो गई है कि एक तरफ वोट चोरी का पूरा आरोप चिपक गया है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, चुनाव आयोग के पास कोई तर्क है, जवाब नहीं है। और आज तो आपने देख लिया, कुरैशी साहब ने बिल्कुल ब्लंटली इंटरव्यू दे दिया एजेंसी को और 2 टूक कह दिया कि चुनाव आयोग बहानेबाजी ना करे, जो भी गलतियां है उनकी जांच कराए, उनको करेक्ट करे। इससे ज्यादा तो कोई पूर्व चुनाव आयोग कह नहीं सकता अपनी ही संस्था के बारे में। तो आज की तारीख में राम प्रकाश जी, पूरी भाजपा, पूरी आरएसएस, पूरे तंत्र को जिस तरीके से आत्म मंथन करने की जरूरत है, वो तो वो कर नहीं रहे। श्रम निरपेक्षता की नई नई सीमाएं ला रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन, क्यों प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश कीजिए, हिंदी और अखबार के तमाम अंग्रेजी के अखबारों में आपने देखा होगा, चाहे तो दिखा भी दे, मैंने भेजे भी हैं आपको कुछ। स्कूल, दिल्ली का एक इतना प्रतिष्ठित स्कूल, वो चिट्ठी जारी कर रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, पेरेंट्स जो है उनके ई कार्ड बना के भेजें, थीम ये है, फला ये काम रह गया क्या हम नॉर्थ कोरिया है? ये काम तो पुतिन भी नहीं करता, ये काम तो शी जिनपिंग भी नहीं करता, ये केवल और केवल नॉर्थ कोरिया में होता है। स्कूलों का काम बच्चों को पढ़ाना है, उनके अंदर नैतिक मूल्य डालना है, उनको आगे बढ़ाना है, या उनको चापलूसी सिखाना है। और जो जिनको आप अखबार कहते हैं, माफ कीजिएगा, मैं तो उनको अखबार कहता नहीं, मैं तो उनको प्रचार पत्र कहता हूँ। हिंदी का कोई प्रचार पत्र उठा लीजिए, अंग्रेजी का उठा लीजिए, वो इसको भी मोदी जी का माहौल बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो भाई फिर आपकी पत्रकारिता कहाँ रहेगी? ये तो चाटुकारिता है। तो पूरे देश के अंदर जो राम प्रकाश जी, एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि वन नेशन और वन लीडर, और आप धीरे धीरे नॉर्थ कोरिया के पैटर्न पर फिसलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मोदी जी जहां जाते हैं मोनोलॉग करके आ जाते हैं। कल जो जिस तरह की बातें उन्होंने कही अपने भाषण के दौरान कि मैं शिव हूं, शिव के तौर पर सारा जहर पी जाता हूं, मैंने तो आज तक ये देखा कि जहर उन्होंने कभी पिया नहीं, जहर तो उगलते हैं विपक्ष के प्रति। और ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही थी, he should be less contemptuous towards the opposition। तो बेसिकली कभी तो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता देते हैं, फिर कहते हैं कि मैं जहर पी लेता हूँ शिव की तरह। अब समझ में नहीं आता कि वो क्या है। उनकी माता जी को कुछ कह दे तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर, और वो भी वो व्यक्ति जो जेल में है, जिसका कोई लेना देना नहीं है ना राहुल गांधी से ना तेजस्वी यादव से, उसके लिए वो माफी मांगे। और बीजेपी की आईटी सेल ने जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी और इवन प्रियंका के जो वीडियोस बनाए पिछले 2 दिन में एआई के जरिए, उसके ऊपर कुछ नहीं। तो जो कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी और उनकी मां का वीडियो बनाया था, उसमें बता दीजिए क्या आपत्ति में, वो एक राजनीतिक व्यंग्य था। उसके बावजूद उस पर कल दिल्ली में पर्चा दर्ज करा दिया। और मोदी जी की बीजेपी ने जो कुछ किया है आईटी सेल ने, उसको हम तो दिखा भी नहीं सकते टीवी पर, यह हालत है। तो मोदी जी को गाली तो गाली, उनकी पार्टी किसी को कुछ भी करते रहे, किसी की चरित्र हत्या कर दे, चरित्र हनन कर दे, माँ तो सबकी बराबर ना राम प्रकाश जी। आपकी माँ भी उतनी पूजनीय है जितनी माता जी मोदी जी की पूजनीय थी और है, और सदा रहनी चाहिए माँ। लेकिन ऐसा क्या है? और गजब देखिए, पूरा कुतर्क जो भाजपा के कुतर्क होते हैं, उसी कुतर्कों पे संवैधानिक संस्था आ गई है। चुनाव आयोग क्या कह रहा था कि हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते, बहु बेटियों का वो नहीं दे सकते वोट डालते हुए का। ये अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव रथ देखा था आपने, सारी महिला नेताओं के सारे वीडियो और सारे फोटो आ रहे थे। तो कहां ले जाके खड़ा कर दिया आपने नैरेटिव को? यहां पर तर्क नहीं, यहां पर सवाल नहीं, केवल कुतर्क, और जवाब की जरूरत नहीं। तो यहां पर लाके खड़ा कर दिया आपको। कहां तुलना करोगे आप मोदी की और राहुल गांधी की? नहीं, एक तरफ कंप्लीटली प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ रिग्रेसिव पॉलिटिक्स है। एक तरफ कनेक्ट की पॉलिटिक्स है मासेस के साथ, एक तरफ डिस्कनेक्ट की और प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स है। इतना बेसिक अंतर है जो आप सवाल कर रहे हैं। सर अब तो राहुल गांधी वहां हो आए, मोदी जी उसके पहले हो आए थे। अब इस चैलेंज को फेस कैसे करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष 2-4 एक आध दो भी नेता माने जाते हैं, अब उनमें से किसी को भेजा जाएगा जमीन पर उस तरीके से कि राहुल का काउंटर हो सके? नहीं, पंजाब में नहीं करेंगे ये लोग। हिमाचल के अंदर देखिए, पंजाब के अंदर तो इनको पता है कि इनका क्या होने वाला है, इनको अच्छे से पता है। पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर इकलौती ऐसी पंजाब स्टेट है जो इनकी लफाजी में कभी नहीं फंसी, ना 14 में फंसी, ना आज तक फंसी, ना लोकसभा में फंसी, ना विधानसभा में फंसी। जितनी भी सीटें इनकी आती थी वो कहाँ आती थी? श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता था। वो किसान बिलों के समय में जो सबसे पुराना एलआई था बादल साहब की पार्टी श्रोमणी अकाली दल, उसके साथ इनका अलायंस टूट गया।
तो विधानसभा के अंदर भी आपने हश्र देख लिया, इनका भी देख लिया, उनका भी देख लिया, जिसके साथ भी इन्होंने अलायंस किया उन सबका यही हाल या तो हो चुका है या होने वाला है। तो पंजाब के अंदर इनके लंबे चौड़े स्टेक्स नहीं है। पंजाब के अंदर तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पैन पंजाब इनको एक फुट होल्ड मिल जाए, एक खड़ा होने की जगह मिल जाए। वो श्रोमणी अकाली दल की बैसाखियों में कभी ना तो मिल पाई थी और ना मिल पानी थी आगे। तो ये धीरे धीरे अपना जो भी खेल करते हैं उस हिसाब से, क्योंकि हर पूरे देश में तो हिंदू मुस्लिम है, तो वहां इनका प्रयास होता है हिंदू सिख करने का। लेकिन वहां के हिंदू भी इतने ही समझदार है और सिख भी इतने ही समझदार है कि वो इनकी बातों में आते नहीं। जैसे केरल वाले नहीं आते ना, उन्होंने कहा था इनके बीजेपी के एमएलए ने कि केरल में हमें सीटें इसलिए नहीं आती कि वहां पढ़े लिखे लोग। तो पंजाब के लोग टू दैट एक्सटेंट समझदार हैं, वो भाजपा की विभाजनकारी नीतियों को समझते हैं, इसलिए वो इनके जाल में नहीं फंसते। तो पंजाब के अंदर इनके लंबे चौड़े स्टेक्स नहीं। अदरवाइज आप एक बात बताइए, बतौर प्रधानमंत्री पंजाब ने कहा कि साहब हमारा 60,000 करोड़ रुपया आपका जीएसटी का ड्यू है, ऐसे क्राइसिस के दौर में आप हमें दे दीजिए। प्रधानमंत्री ने उसको मुंह भी खोला, एक शब्द भी बोला। जो भी शब्द बाहर आए उनके, वो कौन से शब्द बाहर आए? या तो हेलीकॉप्टर में नुकसान देखते हुए जो निरीक्षण होता है, या किसानों के साथ जो बंद कमरे में बातचीत थी, क्लोज डोर, ग्रीन रेड कारपेट पे बाकायदा, बिना आवाज का, म्यूट वीडियो के जरिए। और उसकी आवाज कब सुनी आपने? अगले दिन। तो प्रधानमंत्री जी का तो ये स्टाइल, ये चाहे पंजाब का था चाहे हिमाचल का था। हिमाचल का देख लीजिए, जब मोदी जी पहुंचे उससे पहले दिन हिमाचल में उनके पूर्व सीएम और आज लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर, उनके साथ क्या गति बनी, कितना जबरदस्त विरोध हुआ कि भाई केंद्र में तुम्हारी सरकार है, स्टेट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। हिमाचल प्रदेश देश के सबसे ज्यादा कर्जदार स्टेट्स में से एक है, क्योंकि उनके पास इनकम के रिसोर्स बहुत लिमिटेड है, पहाड़ी एरिया है। जो सड़क आपकी दिल्ली में 2 करोड़ रुपए में बनती है वो 15 करोड़ में बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट ज्यादा है। तो खुले दिल से मदद करने की बजाय 1500 करोड़ वहां जारी कराए, कह के आगे 1600 करोड़। अब पंजाब का हिमाचल का तो एरिया का ही डिफरेंस देख लीजिए कितना है। और पूरे का पूरा हिमाचल 23 के 23 जिले बाढ़ में, पंजाब 23 के 23 जिले बाढ़ पीड़ित थे। 1600 करोड़ में क्या होगा? कम से कम जो उनके 65,000 करोड़ ड्यू थे वो तो दे देते, 60,000 करोड़ उसका कुछ हिस्सा दे देते, उसकी जिक्र नहीं किया। केवल जाके प्री रिटर्न एक वो बता दिया कि 1600 करोड़ रुपया पंजाब को जारी हो जाएगा, हिमाचल को 1500 करोड़ जारी हो जाएगा। लोगों के साथ प्रत्यक्ष संवाद कहाँ हुआ? लोगों का दुख दर्द कहाँ? बंद कमरे में 19 किसानों से बात कर ली, उससे हो गया क्या? एक तो प्रधानमंत्री ग्राउंड पे दिखे, लोगों के बीच में दिखे, खेतों में दिखे, कहीं नदी पे खड़ा हुआ दिखे, भाई जहां पर ये चीजें हो रही है, कहीं भी नहीं गए। मोदी जी की तो किसानों की परिभाषा भी अलग है। मोदी जी की तो सारी परिभाषाएं अलग, उसका तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो अब आपको पिछले एक महीने से उनके चेहरे पर जिस तरीके का तनाव, और मान के चलिएगा मोदी के चेहरे का तनाव अकेले मोदी के चेहरे पे नहीं, वो उसका सारा तनाव का असर बीजेपी में भी दिखेगा, लगातार दिख रहा है। और बीजेपी जरूर से ज्यादा हर बात पर एग्रेसिव हो रही है। जैसे कोई चिड़चिड़ा नहीं हो जाता कि हर बात पर जिस तरीके का वायलेंट रिएक्शन करते हैं, वैसी सूरत आज की तारीख में भाजपा की है। और अगर ये 17 तारीख को जन्मदिन वाला जो दिन, अगर मान लो राहुल गांधी वो हाइड्रोजन बम निकाल लाते हैं और कहीं वाराणसी की भी स्थिति ये हो जाती है कि वहां भी सारी गड़बड़ी हुई, उस तरह का अगर डॉक्यूमेंटेशन, उस तरह के फिगर्स आ जाते हैं, तो फिर एक जो नैतिक बल होता है ना किसी पद पर रहने का, उसमें निश्चित तौर पर एक बड़ी सेध लग जाएगी। वो फिर आप बेशक स्वीकार कीजिए मत कीजिए, आप कहते हो कि आपके पास सारा नैरेटिव, सारे के सारे पोमेरियन आपके पक्ष में हुआ करेंगे, राहुल गांधी उगाड़ियां देंगे। पहले भी यही हुआ, महादेवपुरा में भी सारा जो सवाल राहुल गांधी ने महादेवपुरा में पूछे वो तो गलत थे, और जो अनुराग ठाकुर ने पूछे वो सारे ठीक थे, तो उनका जवाब दे दीजिए, उसका भी नहीं दिया। नहीं, तो किसानों वाले में सर जरा एक बात मेरी रह गई, किसानों वाले में एक चीज मैं समझ लूं सर, जब किसान आंदोलन हुआ था तो यही पंजाब और हरियाणा के जो किसान थे वो जब निकले थे और सड़कों पर बैठे थे तो उनको खालिस्तानी आतंकवादी क्या नहीं कहा गया। एक बहुत चहेती सांसद है प्रधानमंत्री जी और भाजपा की, कंगना रनावत नाम है शायद उनका, इनको किसी ने थप्पड़ वप्पड़ भी जड़ दिया था इन्हीं सब उनकी अब खासियतों के चलते, खासियतें लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो ये सारे लोग उनको आतंकवादी बता रहे थे। जब मोदी जी वहां पहुंचे पंजाब के अंदर, तो जिन किसानों के साथ वो बैठे थे तो उनको आतंकवादी की श्रेणी में रखा जाए, खालिस्तानी माना जाए कि नहीं माना जाए? अगर मोदी जी बैठे थे पंजाब के किसानों के साथ तो आतंकवादियों के साथ वो क्या कर रहे थे? और अगर वो किसान आतंकवादी नहीं थे तो फिर मोदी जी को ये भी क्लियर कर देना चाहिए कि जो सड़क पर बैठे थे किसान आंदोलन के समय वो खालिस्तानी और आतंकवादी नहीं थे। उनके लोग तो तमाम अभी भी कई बार सवाल उठाते हैं। राम प्रकाश जी, ये 19 किसान लाए गए थे पंजाब के अंदर, ये सिलेक्टेड किसान थे, इम्पोर्टेड सिलेक्टेड थे बाय, क्या?
नहीं, सिलेक्टिव, दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव। अगर एकदम आप चले जाते हैं, जैसे राहुल गांधी आज गए, वहां कोई भी मिल सकता है, किसान के उसमें कोई पार्टी वर्कर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और उसको आपको हैंडल करना और उसका सामना करने के आपके अंदर नैतिक साहस और बल होना चाहिए, तभी आप जा पाते हो। तो राहुल गांधी गए, फील्ड के अंदर घूम रहे, सर सुबह से शाम इससे, तक घूमेंगे। सर मैं फिर रोक रहा हूं सर, इससे भी ज्यादा साहस की जरूरत है क्या कि मणिपुर जैसे स्टेट में जहां पर इस तरीके की विभत्स घटनाएं हुई, उस स्टेट में भारी बारिश में सड़क के किनारे बच्चों को खड़ा करा के 3 घंटा और अपना स्वागत कराया जाए, ये क्या बड़ी हिम्मत का काम नहीं है? नहीं है, आपका जो मूल सवाल था वो रह गया, आपने किसानों की बात की। यहाँ जिनसे किसानों के साथ मोदी जी ने फोटो शूट किया, इवेंट हुई, वो बंद कमरे के अंदर सिलेक्टेड और ऑप्टेड किसान थे बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द बीजेपी लीडरशिप इन द स्टेट। तो उनके साथ बातचीत करने में किस तरह की एम्बेरसमेंट नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरा, अगर उस सिलेक्टेड पे भी भरोसा होता तो वो जो वीडियोज आए वो म्यूट नहीं आते, याद कीजिएगा। वो वीडियोज म्यूट क्यों आए? क्योंकि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलती है भाजपा कि कहीं एक शब्द भी किसी ने कुछ बोल दिया तो एक एम्बेरसमेंट हो जाएगी, तो दे नेवर टेक एनी चांस। तो ये उनका एक खास तरीके का स्टाइल है। आपने कहा आतंकवादी, खालिस्तानी, देखिए पंजाब के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर दे, या फॉर दैट मैटर पूरे देश में जो भाजपा का विरोध कर दे, या कोई भाजपा से सवाल पूछ ले, उसमें मैं और आप भी शामिल हूं, तो हम सारे क्या है? हम देशद्रोही नहीं है क्या? तो वहां पर देशद्रोही का एक खास नाम दे दिया जाता है कि वो राष्ट्र भारत विरोधी खालिस्तानी, वो एक उनका प्रिय जुमला हो जाता है। ऐसा तो कोई चीज सामने नहीं आई, और केंद्र में आपकी सरकार है। अगर वो खालिस्तानी थे तो आपने पकड़ क्यों नहीं लिया? आपके पास कोई सबूत हो तो लाइए। वो कभी नहीं लाना। जब आप सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप काउंटर नैरेटिव ऐसा लाते हैं कि सामने वाले के आंदोलन की जो पवित्रता है, शुचिता है, उसका सत्यानाश करके उसको सवालों के घेरे में खड़ा कर दीजिए। ये एक बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति है कि जो किसान हमारे थे, चाहे वो हरियाणा के थे चाहे पंजाब के थे, उनको दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तमाम टिप्पणियों के बावजूद, जबकि वो अहिंसक थे, लोकतांत्रिक अधिकार के तहत विरोध करना चाहते थे। आपने बात की मणिपुर की। मणिपुर में 2 घंटे बच्चे खड़े रहे, पढ़ाई का दिन था, सारी बात थी, वो एक, और वो बारिश में खड़े रहे जिस तरीके के मौसम में। आज देख लीजिएगा, आज जो प्रधानमंत्री जी बिहार में गए हैं पूर्णिया, आपको पता है टीचर्स की क्या ड्यूटी लगी है? टीचर्स को महिला जो कर्मचारी है, वो जो स्वास्थ्य कर्मचारी जो होती है दूसरी, उन सबको सुरक्षित लाने और ले जाने की सरकारी बसों में वो ड्यूटी लगाई गई। वो भी मैंने लेटर भेजा, आप दर्शकों को दिखा दीजिएगा। तो मोदी जी के लिए तो सारा तंत्र, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे सहयोगी दल की सरकार हो, सारे के सारे इसी काम में लगे हुए। ये चिट्ठी जरूर दिखाइएगा जो पूर्णिया के अंदर जारी की गई कि इन बहनों को शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर रहेंगे, और वो सारा तो सरकारी भीड़ एक तरीके से ला करके मोदी जी की रैलियों को सफल बनाना है। अगर सड़क पे कोई रिसीव नहीं करेगा मोदी जी को तो इवेंट का फायदा नहीं होगा। फिर चाहे वो छोटे छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, वो घर से किस लिए निकले थे? पढ़ने के लिए या मोदी जी के स्वागत के लिए? दिल्ली के इतने बड़े नामी स्कूल के अंदर माँ बाप बच्चों का किस लिए दाखिला कराते हैं? पढ़ने के लिए या प्रधानमंत्री के जन्मदिन के ई कार्ड बनाने के लिए? और ई कार्ड केवल बच्चे नहीं, पेरेंट्स भी बनाएंगे। तो ये होमवर्क तो अब पेरेंट्स को मिलने लगा है। तो कुल मिलाकर के जो मैं कह रहा हूँ ना, वन नेशन वन लीडर, जो 100 साल से संघ जिसके लिए डेस्परेट था, उसी के लिए तमाम तरह के एफर्ट किए जा रहे हैं। उसमें नैतिकता कहीं नहीं है, केवल और केवल चमचागिरी, चाटुकारिता और किसी व्यक्ति को लार्जर देन लाइफ बनाने की एक छोटी सोच। आदमी लार्जर देन लाइफ अपने कामों से बनता है, प्रोपेगेंडा से कभी आज तक कोई नहीं बना। तो प्रोपेगेंडा से जितना लाभ हो सकता था वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी उठा चुके हैं। अब जिस तरीके की हरकतें, चीजें सामने आने लगी हैं, दिस इज द टाइम फॉर डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब वो सारी चीजें कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव होंगी। वो आपको लगातार दिख रहा है ग्राउंड पे भी और मोदी जी के चेहरे पे भी। और बिहार का चुनाव होने दीजिए, तमाम चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर होनी भी चाहिए देश को, ये सारी चीजें, हर तस्वीर देश के लिए साफ होनी चाहिए, क्योंकि इन नेताओं के चेहरे ये जो दिखते हैं वो वास्तव में जितनी चमकदार दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा विभत्स होते हैं। खास करके आम जनता के लिए, आम जनता के भलाई के लिए, आम जनता की भलाई के लिए बना नीतियां बनाते समय इन सारे लोगों को ये एहसास शायद खत्म हो जाता है, मर जाता है एक तरीके से, कि वो आम जनता के चुने हुए, उन्हीं के वोट के अधिकार से उस जगह पर पहुंचे हैं जहां वो बैठे हैं, और खुद को राजा समझने की भूल करने लग जाते हैं। और फिर समय वो आता है जब वही जनता उनको कॉलर पकड़ के नीचे फेंकती है गद्दी से, तब उनको याद आता है कि ओह, हम तो इन्हीं के बीच से गए थे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करते। थैंक यू सो मच।